लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कांग के ऊपर एक डॉग चिपक जाता है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। उसे यहाँ पर आकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो क्या करे, आते ही उसके साथ इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो जोंगमिन से पूछने जाता है कि तुमने मुझे ये किस जगह पर भेज दिया, कोई ऐसी पोजीशन दो जो कि मुझे सूट करती हो। तुम्हें पता नहीं कि मैंने कितने अमीर और बड़े बड़े लोगों के केसेस को हैंडल किया है। लेकिन वो इनडायरेक्टली उसे ये एहसास दिलाती है कि वो अपना काम चूज नहीं कर सकता है और फिर उसे जाने के लिए कहती है कि अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो तुम जा सकते हो, मुझे मीटिंग में जाना है। फिर वापस ऑफिस में आकर कांग ये सोच रहा था कि आखिर इतनी बड़ी कंपनी, मतलब कोरिया की जो इतनी एक्सपेंसिव लॉ फर्म है, उसने एक ऐसी फ्री वाली जिससे कोई प्रॉफिट भी नहीं होता है ऐसी टीम क्यों बनाई होगी और मुझे यहाँ पर क्यों भेजा। जरूर इसके पीछे कोई तो मतलब होगा। इसके बाद उस डॉग के केस को देखते हैं। उसका नाम ब्योल था। वो एक महंगी ब्रीड की थी। उसकी असली ओनर ने उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया था, उसे छोड़ दिया था। तो सियोन नाम की लड़की को ब्योल मिली। वो जिस कैफे में काम करती थी उसने उस कैफे की ओनर को ब्योल को दे दिया था। पर अब 1.5 साल बाद, इतने टाइम बाद, ब्योल की असली ओनर उसे वापस पाना चाहती थी, पर ये लोग उसे देना नहीं चाहते थे क्योंकि जब इन्हें ब्योल मिली थी तो उसकी कंडीशन बहुत बुरी थी। उसने काफी टाइम से खाना भी नहीं खाया था, उसकी चोट तक लगी हुई थी। लेकिन कांग तो ये सोच रहा था कि क्या मैं ये सब काम करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैंने कैसे कैसे केसेस को हैंडल किया है। लेकिन अब डॉग का केस देख रहा हूँ, उसका दिमाग तो इस बात पर चल रहा था कि मुझे इस टीम के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी कि आखिर ये टीम बनाई क्यों गई है। इसलिए वो सब पर नजर मारता है कि वो किससे बात कर सके जो कि उसे बता पाए। तो जूनू को कॉफी के बहाने ले आता है। उसे बताता है कि मैं यंगेस्ट एंटी करप्शन जज हुआ करता था और मैंने सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा लिया है। अगर तुम भी हार्ड वर्क करोगे तो तुम भी सक्सेस होगे। और ऐसे उससे बातें करने लगता है। फिर पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस टीम में क्यों भेजा गया, ताकि मैं एक हिडन टैलेंट को ढूंढ सकूं। फिर टीम के बारे में पता करता है और बाकी सारे मेंबर के बारे में पूछता है। तो बताता है कि बाकी सब तो ऐसे ही है टीम में, बस पैम है जो कि समझदार और टैलेंटेड है। तो मतलब उसे उसके साथ काम करना था। और ये टीम तब बनाई गई थी जब जोंगमिन कंपनी की सीईओ बनी थी। तो वो उससे ही मिलने जाता है। अब वो समझ गया था कि इस टीम को बनाने के पीछे असली रीजन क्या है। असल में जोंगमिन की सीईओ की पोजीशन अभी पक्की नहीं हुई थी, वो कभी भी हटाई जा सकती थी और उनकी फर्म सिर्फ अमीर लोगों को ही डिफेंड करती थी। उनके पास पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस नहीं आते थे, इसलिए वो एक नई अचीवमेंट चाहती थी। तो उसने एक प्रोबोनो टीम लॉन्च कर दी कि बिना पैसों के ये लोगों के केसेस को हैंडल करेंगे। और जो ये प्रोबोनो टीम होती है इसमें कंपनी को कुछ घंटे स्पेंड करने होते हैं। तो जोंगमिन ने 4 एवरेज लॉयर को इसका मेंबर बना दिया। वो कांग को भी इसमें इसलिए चाहती थी ताकि उनकी टीम अच्छा काम करे और उसे अचीवमेंट मिले। और फिलहाल इस टीम की रेटिंग 20% की थी। तो कांग उसके सामने डील रखता है कि मैं इसे 50% पर ला दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 साल के बाद मुझे सुप्रीम कोर्ट जस्टिस की पोजीशन दिलानी होगी। पहले तो वो मना करती है, पर कांग उसे ये कहने लगता है कि तुम्हारी कंपनी जब ऐसी अचीवमेंट करेगी जो कि पहले कभी ना की गई हो तो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी कि तुम सिर्फ अमीरों की हेल्प नहीं करती हो, जरूरतमंदों की भी हेल्प करती हो। तो मान जाती है, लेकिन इसके बदले उसे 50 की जगह 70% विन रेट करना होगा। तो वो भी मान जाता है क्योंकि उसके लिए करना इम्पॉसिबल नहीं था। और वहाँ ऑफिस में सब लोग इस बात को लेकर टेंशन में थे कि ब्योल के साथ अब क्या होगा, कहीं उसकी पुरानी ओनर उसे वापस न ले ले। उनकी बातें सुनकर कांग उन पर चिल्लाता है कि इस तरह का वीक एटीट्यूड यहाँ पर नहीं चलेगा, हमें जीतना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर नेक्स्ट पुलिस स्टेशन में देखते हैं ब्योल के केस के सिलसिले में सब लोग वहाँ पर आए हुए थे कि ब्योल की ओनर वहाँ पर पहुंच जाती है और सियोन को जोर का थप्पड़ लगाती है। कहती है कि तुमने मेरे इतनी कीमती डॉग को मुझसे क्यों चुराया, मतलब उल्टा उस पर इल्जाम लगाती है, जबकि उसने तो ब्योल को बचाया था। उस पर खूब चिल्लाती है कि तुम्हें पता भी है कि कितनी महंगी है। तब काम भी वहीं पर था। कहता है कि मैं इनका लॉयर हूँ और तुम बिना किसी सबूत के ऐसे इन पर इल्जाम नहीं लगा सकती हो। तो वो कहने लगती है कि तुम मुझे जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। लेकिन वो कहता है कि तुम कोई भी हो अपने बारे में अपने घर में सोचना, यहाँ पर नहीं। और ऐसे से बोल के उसे गुस्सा दिलाने लगता है। तो पैम से रोकती है कि इसे भड़काओ मत, कि कहीं इससे कुछ और गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन वो तो गुस्सा होता है, कहता है कि तुमने अपने कुत्ते को छोड़ दिया और उसके पास तो कॉलर भी नहीं था और अचानक से तुम इतने टाइम बाद उसे ढूंढते हुए वापस आ गई हो। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या पता है कि मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की भी थी कि नहीं। कि तभी उस लेडी का लॉयर वहां आ जाता है, म्योंग। तो उसे देखकर कांग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि वो बहुत बड़ा लॉयर था। एक टाइम पर इन दोनों ने साथ में ट्रेनिंग की थी, लेकिन वो एक नंबर का करप्ट आदमी था और इन दोनों की कोई बनती भी नहीं थी। तो अब इतना बड़ा लॉयर ऐसे किसी डॉग के केस में तो नहीं आ सकता, क्योंकि वो लड़की एक असेंबली मैन की बेटी थी। इसलिए तो म्योंग जैसा लॉयर इसका केस दिख रहा था। तो अब म्योंग के होने से वो इतना तो समझ गया था कि इस केस को जीतना आसान नहीं है। पैम को बताता है कि ये एक नंबर का फ्रॉड है, अगर एविडेंस नहीं होता है तो वो फेक एविडेंस बना देता है। लेकिन एक बार कांग ने उसका काम खराब कर दिया था, नशे में उससे सच निकलवा दिया था, इसलिए म्योंग से बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो ये सुन के तो पैम को डर लग रहा था कि कहीं वो अपना बदला लेने तो नहीं आया होगा, क्या वो लोग जीत पाएंगे कि नहीं। लेकिन कांग भी कोई ऐसा हल्का आदमी नहीं था, उसके दिमाग में तो एक आइडिया भी आ गया था। फिर नेक्स्ट केस की हियरिंग में देखते हैं पैम तो बहुत नर्वस हो रही थी क्योंकि वो इससे पहले कभी कोर्ट में गई ही नहीं थी, उसने सिर्फ कोर्ट रूम मूवीज देखी थी। तो कांग उसे हिम्मत देता है, कहता है कि तुम कर सकती हो, तुमने मूवीज में जो भी देखा है तो बस वैसा ही कहना है, एकदम कॉन्फिडेंट होकर। फिर जज के आते ही पैम बिल्कुल मूवीज की तरह चिल्लाने लगती है, एकदम जोश में बोलती है। लेकिन जज तो उसे देखकर कहता है कि तुमने बहुत सी हॉलीवुड मूवीज देखी है, लेकिन ये कोरिया है, इसलिए इस तरह से चिल्लाना बंद करो
अपनी सीट पर जाकर बोलो। फिर जज इस केस के लिए नेक्स्ट हियरिंग डेट फिक्स करने वाला होता है कि कांग उनसे रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ पर अभी कोई आने वाला है, और वो आदमी आता है तो वो कोई और नहीं बल्कि एक एक्स प्रोसिक्यूटर था, यानी कि एक फॉर्मर चीफ जज। तो उसके होने से ये केस अब बदल गया था, और ये आइडिया कांग ने ही अपनी टीम को दिया था कि अगर सामने वाले एविडेंस को फैब्रिकेट करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें एक एक्स जज चाहिए होगा। लेकिन ये तो एक पब्लिक इंटरेस्ट केस था, तो किसी को बुलाएंगे कैसे, क्योंकि वो पैसे तो दे नहीं पाएंगे। तब कांग कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। फिर देखते हैं कि कांग उनके पास गया था और उसने उनसे बहुत कुछ कहा था, मतलब उनके पास्ट को लेकर कोई ऐसी बात कही थी जो कि उस जज की कोई कमजोरी रही होगी, यानी कि वो उनके बारे में कुछ ऐसा जानता था। इसके बदले में वो उसका काम करने के लिए मान गए। तो अब इस केस में एक फॉर्मर चीफ जस्टिस होने के बाद ये केस काफी इंपॉर्टेंट बन गया था और दोनों जज ने साथ में काम किया था, इसलिए ये वाला जज इस केस से खुद को हटा लेता है कि एक सीनियर जज को वो ऐसे कैसे जज कर सकता है। और पैम भी समझ आती है कि स्टार्टिंग से ही कांग का यही गोल था कि इस जज को हटवाना, क्योंकि ये वाला जज म्योंग के काफी करीब था, तो ये पॉसिबल था कि ये उसका ही साइड लेगा। पर अब जो सेकंड जज होने वाला था वो बहुत ज्यादा गुस्सैल था, जज चोई, लेकिन इतना था कि कम से कम वो उनके साथ भेदभाव तो नहीं करेगा, दोनों पार्टी के लिए बराबर रहेगा। इस बीच इन्हें पता चलता है कि प्रोसिक्यूशन ने एक एविडेंस सबमिट कर दिया है, यानी कि म्योंग ने एक फेक एविडेंस बनाया है। उसके पास एक ऐसा विटनेस है जिसने कि सियोन को ब्योल के गले से उसका कॉलर फेंकते हुए देखा था, तो इसलिए टीम उससे मिलने के लिए जाती है। तो पैम उससे कंफर्म करती है कि तुम्हें अच्छे से याद तो है ना कि तुमने ब्योल के गले में कोई कॉलर नहीं देखा था। तो मना करती है कि ये बकवास है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन उसकी जवाब की टाइमिंग और उसके रिएक्शन से कांग समझ जाता है कि झूठ बोल रही है। उसे कहता है कि तुमने अगर हैंगिंग रिवर में नहीं फेंका था तो कहाँ फेंका था, और बार बार यही सवाल पूछता है। कहता है कि अगर तुम गलत स्टेटमेंट दोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इससे वो डर जाती है और रोने लग जाती है। तो ऐसे में सब डर जाते हैं कि क्या इसने सच में उसका कॉलर फेंका था, क्योंकि ये ठीक नहीं था, और ऐसे में तो उस विटनेस को फेक भी नहीं कह सकते हैं। तब सियोन बताती है कि वो एक एंटी बाग कॉलर था, यानी कि जब भी कुत्ता भौंकता है तो वो एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है, इस वजह से उसने उसे निकाल कर फेंक दिया था। पर कांग तो उसे बहुत हल्के में लेता है कि वो इतना खतरनाक थोड़ी होता है जो कि तुमने फेंक दिया, एक कॉलर ही तो था। तो सियोन उसे वो ट्राई करने के लिए कहती है। तो जब वो उसे पहनता है तो एक तो वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है, और ऊपर से जब भौंकता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। वो समझ जाता है कि एक कुत्ते के लिए कितना मुश्किल है। उसे एहसास होता है कि ये कितनी बुरी बात है कि कोई एक जानवर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और सियोन ने इसकी रिपोर्ट भी नहीं कराई थी, क्योंकि रिपोर्ट करने के बाद पुलिस उसे उसके असली ओनर के पास भेज देती, तब वो ब्योल को फिर से टॉर्चर करते, इसलिए उसने उसे कैफे के ओनर को दे दिया। तब वो ओनर उन्हें डिनर पर इनवाइट करती है, तो उन्हें पता चलता है कि आज के दिन उनकी पोती की डेथ हुई थी। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उनकी जो पोती थी वो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना चाहती थी, लेकिन दादाजी नहीं मान रहे थे, क्योंकि उसके पेरेंट्स की मौत भी एक ट्रिप के टाइम एक्सीडेंट में हुई थी। फिर भी वो उन्हें मनाकर ट्रिप पर गई, और तब उसकी भी मौत हो गई थी। उसका नाम ब्योल था, और उस टाइम सियोन ने उन्हें वो डॉग दिया था। पहले तो उन्हें वो पसंद नहीं थी, लेकिन एक सपने में उन्होंने ब्योल को देखा था, वो बहुत खुश थी, और उन्होंने फिर उसके नाम पर डॉग का नाम भी ब्योल रख दिया। ब्योल के आने के बाद से उनकी लाइफ बदल गई थी, वो खुश रहने लगी थी। पर अभी उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि विटनेस आकर सब कुछ बता देगा तो सब खत्म हो जाएगा। कांग भी कहता है कि ये लॉ ऐसे ही काम करता है, वो क्या ही कर सकते हैं। पर पैम कहती है कि नहीं, हम जीतेंगे, तुमने मुझे हिम्मत दी थी ना। और ऐसे में वो सब मोटिवेट हो जाते हैं कि हम करके रहेंगे। फिर कांग भी उस नए जज चोई को जूरी ट्रायल के लिए मना लेता है। बस इसके बाद उनकी तैयारी शुरू हो जाती है। यूना उस लेडी के घर एक अंडर कवर बनकर जाती है ताकि वहां पर वो अच्छे से नजर रख सके। जुनू उस नदी में जाता है जहाँ पर सियोन ने ब्योल का कॉलर फेंका था, और जबकि बाकी लोग ऑफिस में ही अपनी तैयारी कर रहे थे। फिर नेक्स्ट हम उस लेडी को देखते हैं। उसकी नौकरानी गलती से एक महंगा कप तोड़ देती है, पर उसमें भी उसकी बेटी की गलती थी, क्योंकि उसने वहां पर नकली सांप रखा था, जिससे कि वो नौकरानी डर गई थी। लेकिन वो लेडी उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि ये बहुत महंगा था, उसके पैसे मैं तुम्हारी सैलरी से काट दूंगी, और फिर उसे जॉब से निकाल भी देती है। और दूसरी तरफ जोंगमिन को देखते हैं, वो मीटिंग कर रही थी। तब उसके दो पार्टनर ब्योल के केस को लेकर बातें करते हैं और केस को रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उन्हें उनकी लैंग्वेज में समझाती है कि वो लोग ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो इस कंपनी के रेवेन्यू को यूज करते हैं अपने पर्सनल काम में, सेक्रेटरी की सैलरी के लिए, ड्राइवर के लिए, तो उन्हें बोलने का हक नहीं है। फिर वो कांग से मिलती है और उसे कहती है कि तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा, मुझे इस केस को जीतना है। तो बस पूरी टीम अपनी जी जान लगा देती है। पैम तो अच्छे से रिहर्सल करती है कि उसे किस तरह से कोर्ट में अपनी बात रखनी है। वहीं यूना उस नौकरानी से बात करने की कोशिश करती है, जबकि जूनू तो कॉलर ढूंढने में लगा हुआ था। फिर नेक्स्ट ज्यूरी ट्रायल में देखते हैं यूना उस मेट को मनाने में कामयाब हो जाती है। तब वो उस कॉलर और ब्योल को जो अब्यूज किया जाता था उसके बारे में बताती है। फिर एक वीडियो में उसी तरह का कॉलर देखकर कहती है कि ये बिल्कुल वैसा ही है। ओनर को ब्योल पसंद नहीं थी, उसके भौंकने से उसे इरिटेशन होती थी, इसलिए उसने उसे कॉलर लगा दिया, जिससे कि वो हमेशा दर्द में रहती थी, और फिर उसे छोड़ भी दिया। पर 1.5 साल बाद जब उस लेडी की बेटी ने ब्योल को एक कैफे में देखा था, तो उसने उसे वापस पाने की जिद की। और फिर पैम भी सबको बताने लगती है कि सियोन ने इसे वापस नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ब्योल वापस से अपने ओनर के पास जाएगी तो उसे फिर से टॉर्चर किया जाएगा, उसके साथ कुछ बुरा ना हो, इसलिए उसने कॉलर को निकाल कर फेंक दिया। तो ओपोनेंट लॉयर बोलता है कि ये तो ओनर की प्रॉपर्टी है, तो कोई दूसरा ऐसे नहीं कर सकता है,
इस पर पैम कहती है कि कोई जानवर किसी की प्रॉपर्टी नहीं होता है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, एक लिविंग थिंग है, और बहुत मजबूती से अपनी बात रखती है कि सियोन बस उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहती है। और फिर ज्यूरी से पूछती है कि अगर आप उसकी जगह होते तो क्या वो उसे अब्यूसिव ओनर के पास वापस भेज देते। मतलब एक इमोशनल माहौल क्रिएट कर देती है कि क्या सच में सियोन ने कोई क्राइम किया है। लेकिन म्योंग एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिससे कि माहौल थोड़ा गड़बड़ जाता है। उसमें एक प्रूफ था कि उस नौकरानी ने अपनी ओनर का नेकलेस चुराया था, पर उसकी वजह ये थी कि उस नौकरानी को बिना सैलरी दी जॉब से निकाल दिया गया था, इसलिए उसने चोरी की। पर म्योंग इस बात को ऐसे पेश करता है कि ये अपनी ओनर को पसंद नहीं करती थी, तो उसके खिलाफ झूठी गवाही दे सकती है। और पैम के लिए कहता है कि तुमने तो बहुत ही टचिंग स्पीच दी है, मैं भी इंप्रेस हो गया, लेकिन बातों से काम नहीं चलता है, प्रूफ होना चाहिए। अब इतनी मेहनत करने के बाद भी केस उनके हाथ से निकलता जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी जूनियर भागते हुए आता है। उससे वो कॉलर तो मिल गया था, लेकिन वो किसी काम का नहीं था, उस पर जंग लगा हुआ था, खराब भी हो गया था। तो अब उन्हें टेंशन होने लगती है कि वो क्या करें, कि ऐसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर ब्रेक के बाद ट्रायल फिर से शुरू होता है, तो कांग उस लेडी को ही विटनेस के तौर पर बुलाता है और फिर ब्योल को भी वहां लाता है। तब पहले तो वो कैफे ओनर के पास जाती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो अपने पुराने ओनर के पास वापस जाती है, उसका हाथ चाटने लगती है। तो कांग कहता है कि जानवर ऐसा ही होता है, अगर आप उसे मारते भी हो फिर भी वो अपने मालिक से प्यार करता है। फिर कहने लगता है कि कुत्तों के साथ प्यार करना चाहिए, एक ओनर को उसकी देखभाल करनी चाहिए, ना कि उसे अब्यूज करके फेंक दो। फिर उस लेडी से पूछता है कि क्या ये सच में आपका ही डॉग है। ये सुनकर तो सब लोग चौंक जाते हैं और पैम भी चौंक जाती है, क्योंकि ये सवाल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। पर फिर समझ आती है कि कांग क्या करना चाह रहा है। अब उनके पास कोई एविडेंस तो नहीं था, इसलिए वो ये चाह रहा था कि वो लेडी अपना स्टेटमेंट ही बदल दे, वो ये कह दे कि ये डॉग उसका है ही नहीं। और कांग भी उस लेडी को ब्योल के गले में लगा वो कॉलर दिखाता है, तो वो डर जाती है क्योंकि ये वही कॉलर था। डर के मारे वो पानी पीने लगती है, तो कांग उसे एक और पानी की बोतल देता है। उसे देखकर तो वो और भी ज्यादा डर जाती है, उसमें कुछ लिखा हुआ था। फिर घबरा कर 5 मिनट का ब्रेक मांगती है। ब्रेक के बाद कांग फिर से उससे वही सवाल पूछता है, फिर से कॉलर दिखाता है, तो वो एकदम से कहती है कि नहीं, ये मेरा डॉग नहीं है, ये उसकी तरह दिखता है पर ये कोई और है, मुझे गलतफहमी हो गई थी, इसलिए मैं केस वापस लेती हूँ। बस ऐसा बोलते ही ब्योल, जो कि कितने टाइम से भौंकी नहीं थी, भौंकने लग जाती है और लगातार भौंकती रहती है। फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कांग ने उस बॉटल पर लिखा था कि अपने डैड को कॉल करो, तो फिर उसने अपने डैड को कॉल की, लेकिन उसके डैड तो उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम पागल हुई हो, उस जज कांग ने मुझे कॉल करके धमकी दी है, उसने कहा है कि तुम जानवरों को अब्यूज करती हो और उसके पास एविडेंस भी है। असल में उसके डैड जनरल इलेक्शन के लिए नॉमिनेट होने वाले थे, तो कांग ने कहा था कि अगर उनके वोटर को पता चलेगा कि उनकी बेटी जानवरों के साथ बुरा बिहेव करती है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो चुनाव हार भी सकते हैं, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ कांग ने योंगसिल को, जो कि उनका ही मेंबर था, उससे एक नकली एंटी बाघ कॉलर बनवाया था ताकि वो ये बता सके कि उनके पास एक सबूत है। और तो और उसने जानबूझकर जज चोई को इस केस में इन्वॉल्व किया, क्योंकि वो जानता था कि वो जानवरों से बहुत प्यार करता है और अगर जानवरों के खिलाफ अत्याचार होगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने खुद 3 छोड़े हुए डॉग को बचाया था और वो जज भी जानता था कि वो लेडीज झूठ बोल रही है, इसलिए फैसला सियोन और कैफे की ओनर के साइड में आता है, मतलब कि ब्योल उनके साथ ही रहेगी। तब जाते जाते जज कांग को आंख भी मारता है। तब वहां पर जोंगमिन आई हुई थी। फिर जब वो कोर्ट से निकल रही थी तो पता चलता है कि उसका ड्राइवर वही था जिसने कि कांग को फंसाया था, यानी कि इन सब के पीछे जोंगमिन है। उसने जानबूझकर कांग के साथ ये सब किया था कि वो उसकी फॉर्म में आ जाए। इसके बाद हमें कांग के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जब पड़ोसी की एक पपी ने उसे काट लिया था, इस वजह से उसका ओनर उसे बेच रहा था। तो जब उसे ये पता चलता है तो वो उस पपी को पकड़ लेता है और ओनर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसे ना बेचें। उन्हें बताता है कि वो उसे खुद ही परेशान कर रहा था, छेड़ रहा था, इसलिए उसने काटा, यानी कि उसे भी डॉग से बहुत प्यार था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।